हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, सही ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 4 नंबर जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 25 तक ले MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल डैश तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 11 kV से 33 kV, ऑप्शन बी है 33 kV से 66 kV, ऑप्शन सी है 66 kV से 220 kV और ऑप्शन डी है 77 kV से 146 kV। तो दोस्तों, ऑयल फील्ड जो केबल होता है एक प्रकार के अंडरग्राउंड केबल होता है, जिसके अंदर यानी केबल के अंदर अचालक के रूप में हम लोग इंसुलेटेड तेल जो होता है या गैस का प्रेशर हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना केवी तक ले कोई भी आपका अचालक पदार्थ वोल्टेज सहन करने के लिए नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन के रूप में गैस का प्रवाह या तेल का प्रवाह कराते रहते हैं। जिससे क्या होता है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है वो गैस के साथ यानी अनुकूल उसका टेम्परेचर कम होते जाता है और गैस का बहाव के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे क्या कर होता है कि हमारा कंडक्टर सही ढंग से काम करता है। तो इसका जो क्षमता होता है ये आपको 66 kV से 220 kV तक में बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है। देखिए जी, HSO जो केबल होता है ये एक प्रकार के इसका जो आकृति होती है त्रिभुजकार होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे होता है, ऐसे। ये आपका केबल का जो कोर होता है ना, ये ऐसे होता है, 3 कोर में बनाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे यानी त्रिभुजकार दिखाई दे रहा है। त्रिभुजकार रहने से क्या होता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होगा कि कंडक्टर ज़्यादा हीट उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कम हीट उत्पन्न करेगा, जिससे हमारा कंडक्टर सही ढंग से काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 kV तक किया जाता है। ऑप्शन ए है HSO केबल, ऑप्शन बी है PILC केबल, ऑप्शन सी है PILCSTA केबल, ऑप्शन डी है आपका कि PILCDTA केबल, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए PILCDTA केबल का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका जो केबल के ऊपर इंसुलेशन रहता है ना, उसी का ये नाम है। P से पेपर, I से इंसुलेशन, ले से लेड, C से कवर, D से डबल, T से टैपिंग, A से आर्मरिंग। ठीक है, यानी पेपर, इंसुलेशन, लेड, कवर, डबल टैपिंग, आर्मरिंग केबल जो होता है आपका, इसकी क्षमता 33 kV तक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर इंसुलेशन, लेड कवर, डबल टैपिंग, आर्मरिंग केबल की चौथी जो कोर होता है प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, देखिए जी, इसमें हम बताए थे, आप लोग थ्योरी पढ़े थे तो हम लोग बताए थे कि इसमें 4 गो कोर होता है। 3 गो जो कोर होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक समान होता है। ठीक है, लेकिन जो चौथा कोर होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तीनों कोर से कुछ कम होता है। तो जो 3 कोर होता है ना, ये आपको फेज के लिए होता है, R, Y और B। लेकिन ये 3.5 कोर जो आधा कोर का केबल होता है ये आपका न्यूट्रल के लिए प्रयोग में हो लाते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रल के लिए इसलिए रहता है कि मान लीजिए कि हमको 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत है और सिंगल फेज सप्लाई की भी ज़रूरत है, तो उस अवस्था में 3 फेज कोई मशीन को चलाना होगा तो RYB से चला लेंगे।
लेकिन हमको पंखा चलाना है, हमको कोई बल्ब जलाना है, तो उसके लिए आपको तो सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। तो सिंगल फेज सप्लाई में तीनों फेज में से कहीं से एक फेज ले लेंगे और एक यहाँ से न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल ले लेंगे, जिससे हमारा सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगा और सिंगल फेज पर चलने वाला जो भी उपकरण होगा वो सही ढंग से काम करेगा। तो 3.5 कोर में चौथा जो कोर होता है ये वाला, ये न्यूट्रल के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है। तो देखिए चित्र में जो प्रदर्शित केबल है ये आपका एसएल केबल है। एसएल केबल का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है सेपरेटर केबल, ठीक है। सेपरेटर केबल कहने का मतलब कि जितना ये कोर दिखाई दे रहा है सभी कोर पर अलग अलग लेड का कवर चढ़ाया जाता है, यानी सेपरेट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग के बाद क्या किया जाता है, फिर इंसुलेटेड किया जाता है। इंसुलेटेड करने के बाद आर्मरिंग कर दिया जाता है और आर्मरिंग करने के बाद सबसे जो ऊपरी परत होता है इसको सर्वरिंग बोलते हैं। सर्वरिंग करके केबल तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत केबल में भूमि की नमी में प्रवेश को रोकने के लिए केबल डैश परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए कोई भी केबल है अगर उसके अंदर भूमि के अंदर स्थापित किया जाता है तो भूमि का क्या होता है, नमी होता है। जैसे वातावरण में कभी बरसात हो गया तो ज़्यादा पानी लग गया या अंदर का जो भूमि है नमी युक्त हो गया, तो नमी को प्रवेश करने के लिए क्या लगाया जाता है, यानी शीशा लेड का कवरिंग किया जाता है। लेड या एल्युमिनियम का कवरिंग किया जाता है। जूट जो होता है सूती आपका बोरा होता है या कपड़ा होता है, और वार्निश युक्त कागज़ जो जिसको इंसुलेटेड वार्निश में लपेट कर कागज़ तैयार किया जाता है उसको वार्निश युक्त कागज़ बोलते हैं। और आपका ये आर्मरिंग जो होता है जीआई वायर या स्टील का क्या किया जाता है ऊपर से यांत्रिक रूप से सुरक्षा करने के लिए केबल के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो भूमि में नमी या रासायनिक पदार्थ के प्रवेश से रोकने के लिए शीशा या एल्युमिनियम की चादर पतला एकदम चढ़ा दिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क के किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ कास्ट होती है। तो देखिए जी इसका आप लोग याद कर जाइएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर गहरा रहता है और आधा मीटर चौड़ा का किया जाता है कि खाई खोद दिया जाता है, यानी 1 मीटर है गहरा और आधा मीटर चौड़ा खाई खोद कर इसमें क्या किया जाता है, पहले रेत बिछा दिया जाता है और रेत बिछाने के बाद केबल को बिछा दिया जाता है। केबल बिछाने के बाद फिर क्या किया जाता है कि 5 से 10 सेंटीमीटर तक फिर रेत भर दिया जाता है। रेत भरने के बाद क्या किया जाता है, जो स्पेस बनता है उसमें ईंट बिछा कर ऊपर से क्या किया जाता है, ढक। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चित्र में केबल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है इस विधि में कि आपको 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और आधा मीटर चौड़ा, और उसमें क्या किया जाता है कि पाइप डालकर, ठीक है, पीवीसी का पाइप भी रहता है या आपका जीआई का पाइप रहता है, पाइप डालकर उसके अंदर क्या किया गया है कि केबल को बिछाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी स्पेस है उसमें क्या किया जाता है कि रेत भर दिया जाता है और ऊपर से क्या किया जाता है कि कंक्रीट से ईंटा बिछा कर कंक्रीट से ढक दिया जाता है। तो ये आपका मेथड जो है पाइप में बिछाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल बिछाने की किस विधि में 1 मीटर गहरी और आधा मीटर चौड़ी खाई में लोहे तथा सीमेंट का पाइप बिछाया जाता है। देखिए जो 33 नंबर क्वेश्चन था ना उसी क्वेश्चन को पलट दिया है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी पाइप में बिछाना। तो अभी बताया था ना कि 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, आधा मीटर चौड़ा, और लोहे का या पीवीसी का या सीमेंट का पाइप बिछाकर उसके अंदर तार को केबल को डाल दिया जाता है। तो पाइप में बिछाने के लिए क्या कहता है, ये आपका लोहे या सीमेंट का पाइप लगाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थ दोष स्थल की खोज के लिए आपका गया परीक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी क्या है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक प्रकार का मीटर होता है जो अज्ञात मान के वैल्यू का रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। उसके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो उसके द्वारा आप लोग को बता दें कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी मूरे लूप परीक्षण। मूरे लूप जो परीक्षण है यानी दोष का फॉल्ट का स्थल यानी जगह पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
कि कहाँ पर फॉल्ट है, ये मुरेली विधि से आप क्या कीजिएगा कि अपनाइएगा, तो उसका फॉल्ट का जगह मालूम हो जाता है। लेकिन आज के समय में आपका अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया है। एगो मीटर आया है डीओ मीटर, ठीक है। डीओ जो मीटर होता है, इसके द्वारा आपका डायरेक्ट जहाँ फॉल्ट होता है ना, वहीं पर डिस्टेंस बता देगा कि हाँ इतने दूर आगे फॉल्ट है। और वह जहाँ पर केबल है, वो केबल का शॉर्ट सर्किट हो गया है या तार कट गया है या अर्थ दोस्त हो गया, तो वहाँ पर डीओ मीटर को ले जाइएगा। उसमें पहिया लगा रहता है और इंडिकेटर लगा रहता है, एक हॉर्न भी लगा रहता है। तो जहाँ पर फॉल्ट होगा वहाँ पर डीओ मीटर कुई 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 आवाज़ करने लगेगा और आपका बत्ती रेड कलर भी भरने लगता है। तो हमको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर फॉल्ट है। देखिए दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोटे तारों के केबल में जोर लगाने के लिए निम्न में से किस सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कठोर सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्म सोल्डर, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जितना मोटा मोटा कंडक्टर होता है सबको सोल्डरिंग करने के लिए कठोर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। और कठोर सोल्डर कैसे किया जाता है, या तो आपको ब्लो लैंप से किया जाता है, या आपका सोल्डर को किसी मतलब कंटेनर में रख कर गर्म कर दिया जाता है और ज्वाइंट पर क्या किया जाता है कि करछी द्वारा यानी कलछुल के द्वारा उस पर फ्लक्स लगा के हल्का सा और उझिला जाता है, जिससे क्या होता है कि सोल्डर आसानी से हमारा हार्ड सोल्डर हो जाता है। तो इसके लिए कठोर सोल्डर विधि का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी बोलते हैं, पर घटकों को ट्यूनिंग के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, ऑप्शन बी है आपका कि टॉर्च से सोल्डर करना, ऑप्शन सी है तापमान नियंत्रण आयरन से सोल्डर करना, और ऑप्शन डी है डीप सोल्डर। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीवीसी घटकों को लगाने के लिए हम लोग डीप सोल्डर का उपयोग करते हैं। डीप सोल्डर एक प्रकार का मेथड है जिसे क्या कहता है कि जितना भी कंपोनेंट होता है पीसीबी सर्किट में फिट कर दिया जाता है, उसको क्या कहता है कि मशीन से चाप दिया जाता है, डीप सोल्डर जिसको कहते हैं। वो एक बार में जितना भी कंपोनेंट होता है सबको सोल्डरिंग। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। देखिए ऑप्शन है 35:65, ऑप्शन बी है 63:37, और ऑप्शन सी है आपका 37:70, ऑप्शन बी है 20 डी है 20:80। तो देखिए टिन तथा लेड का जो अनुपात होता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 63:37। टिन का वैल्यू 63 और लेड का वैल्यू आपका 37, ठीक है। टिन की मात्रा इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि शोल्डर जो हो हमारा वायर होगा वो जल्दी गल जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्म सोल्डरिंग प्राय की जाती है। तो नॉर्म सोल्डरिंग हम लोग को बताए थे कि आप लोग याद कर दीजिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर जितना भी सोल्डरिंग किया था नॉर्म सोल्डरिंग वो आपको किया जाता है, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन एक है शुष्क जोड़ नहीं हो, ऑप्शन बी है जोड़ पर अत्यधिक सोल्डर न हो, बात सही है। ऑप्शन सी है कि जोड़ चमकदार एवं भूरा हो, बात सही है। ऑप्शन ए जो है सूक्ष्म जोड़ न हो, यानी सूखा जोड़ रहेगा तो तुरंत क्या होगा कि आपका ज्वाइंट खराब हो जाएगा, कार्बन पकड़ लेगा। तो जितना भी बात है सभी सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 41 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन ए है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है अमोनिया रेजिन, यहाँ ऑप्शन जो है डी है रेजिन। तो इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा रेजिन का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड भी होता है और अमोनिया रेजिन भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है आने वाला उपयोग हमारा रेजिन ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना हुआ होता है। तो देखिए सोल्डरिंग जो आयरन होता है उसका एलिमेंट जो बना हुआ होता है, ये आपको बता दें कि नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम जो होता है निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। निकिल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। तांबा का जो सोल्डरिंग आयरन का बीट होता है ये आपका तांबा का बना हुआ था।
एल्युमिनियम सोल्डरिंग आयरन में यूज नहीं आता है, कास्ट स्टील भी नहीं होता है, ठीक है। नाइक्रोम जो उसका एलिमेंट होता है उसका बनता है, या हीटर का एलिमेंट, या जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो सब नाइक्रोम का ही बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किसी जोड़ का डैश बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। देखिए खिंचाव, खिंचाव से कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर में प्रतिरोधकता, नहीं, प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से जोड़ में नहीं होगा। ऑप्शन सी है तनन, यानी ज़्यादा लमड़ने वाला, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी डी है आपका चालकता, ठीक है। तो कोई भी जोड़ है उसको चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको हम लोग की सोल्डरिंग करते हैं, ताकि सोल्डरिंग हो जाएगा तो कंडक्टर लूज नहीं होगा, ज्वाइंट लूज नहीं होगा, और सही ढंग से क्या होगा, हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी सोल्डर वायर होता है उसका गलनांक हमारा 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखा जाता है, ठीक है, कम तापमान रखा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से नॉन कोरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन है। देखिए अब नॉन कोरोसिव या कोरोसिव फ्लक्स कैसा होता है। कोरोसिव फ्लक्स उसको बोलते हैं जिसमें आपका अम्ल और क्षार का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसको कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं। और नॉन कोरोसिव फ्लक्स जो होता है जिसमें अम्ल और क्षार का मात्रा नहीं होता है, ठीक है, तो उसको नॉन कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं। नॉन कोरोसिव फ्लक्स ही हम लोग यूज में लेते हैं। और किसी भी फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा है तो वो फ्लक्स सही काम नहीं करेगा आपको, और क्या करेगा, ज्वाइंट को कमज़ोर करेगा, वातावरण से क्या होगा, रिएक्शन होगा, और हमारा ज्वाइंट कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है कि इस फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा शून्य होती है, बात सही है। बी नंबर में कह रहा है कि जैतून का तेल एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। हाँ, जैतून का जो का तेल होता है, फ्लक्स होता है, वो भी नॉन कोरोसिव होता है। सी नंबर कहता है ये फ्लक्स धातु पर लगे रहने पर उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता। तो अभी बताए हैं कि नॉन कोरोसिव जो फ्लक्स होता है वो आपका उत्तम किस्म का फ्लक्स माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी प्रकार के, सभी जो तीन कथन है, सॉरी 3 ऑप्शन है वो सब सही है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पदार्थ जिनका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है वह डैश कहलाता है। देखिए जी, चालक के सतह पर जो सोल्डर वायर होता है उसको पूरा चारों बगल सतह तक पिघलाने के लिए जो पदार्थ होता है, यानी लिक्विड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग फ्लक्स ही क्या करता है कि सभी चालक के सतह पर अंदर तक क्या करता है, सोल्डर को पिघलाने में सहायता करता है। और सोल्डर जो होता है, सोल्डर एक प्रकार का क्या है, वायर है, ठीक है। और सोल्डरिंग बीट ये आपका तांबा का बना हुआ होता है। सोल्डरिंग बीट का चीज का बना रहता है, तांबा का बना रहता है। ब्रेजिंग एजेंट जो होता है ये आपका हाई तापमान पर बड़े बड़े ज्वाइंट को करने के लिए ब्रेजिंग एजेंट का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ इसका भी उपयोग होता है। ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, इसका भी उपयोग होता है। ऑप्शन सी है अमोनिया क्लोराइड, यानी इसका भी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि सोल्डरिंग आयरन का बीट डैश का बना हुआ होता है। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है वो तांबा का बना हुआ होता है, यानी बीट जो होता है तांबा का, उसका एलिमेंट जो होता है नाइक्रोम का होता है, ठीक है। ये पीतल, लोहा, एल्युमिनियम सोल्डरिंग आयरन में प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चित्र में ये कोई मेटल है, मेटल पर क्या कहता है कि सोल्डरिंग करने से पहले एक ट्रिमिंग किया जाता है, ठीक है, यानी उसको कहने का मतलब है कि जहाँ पर ज्वाइंट करना है उसको हल्का सा रेगमाल से साफ कर देते हैं और हल्का सा फ्लक्स लगाकर, और क्या कहता है कि सोल्डरिंग जो वायर होता है उसको क्या कहता है कि सोल्डरिंग बीट पर हल्का सा लगाकर इसको हल्का सा क्या कहता है कि ऑक्साइड लेकर, सॉरी फ्लक्स लेकर इसको हल्का सा लेप लगाया जाता है ताकि यहाँ से ऑक्साइड जो होता है वो हट जाए, यानी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टीनिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग टीनिंग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्स वाला जो वैल्यू है ये क्या है, तो ऑप्शन ए है सोल्डरिंग आयरन, नहीं,
ऑप्शन बी है मूल धातु, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग सीम, ऑप्शन डी है टिनिंग सोल्डरिंग बीट, यानी सोल्डरिंग करने से पहले की जो प्रक्रिया होता है इसको टिनिंग सोल्डरिंग बीट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ होता है ब्रेज जोड़ से कमजोर। ऑप्शन बी है ब्रेज जोड़ से शक्तिशाली, ऑप्शन सी है कि अधिक तापमान सहन करने वाला, ऑप्शन डी है अधिक भार सहन करने वाला। देखिए जी, हम आपको बताए हैं कि सोल्डरिंग जो आयरन होता है वो आपका 15 वाट से आपका कितना 65 वाट तक होता है। ठीक है, 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन आपको मोबाइल ठीक है, या आपका जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं आईसी उसी जो रेडियो में टीवी में लगते हैं उसमें आपको 15 वाट से 25 वाट का सोल्डर प्रयोग किया था। उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा कंडक्टर को या कोई भी कंपोनेंट को ज्वाइंट करना है तो आपको 35 वाट, ठीक है, 35 वाट से 65 वाट तक हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ क्या होता है। तो मान लीजिए कि 65 वाट का सोल्डरिंग आयरन है तो उससे हम कितना मोटा कंडक्टर को जोड़ सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं, यानी मैक्सिमम 2 mm से 2.5 mm तार को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेज जो जोड़ होता है ना वो आपका थोड़ा मोटा मोटा कंडक्टर को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं या वेल्डिंग कहते हैं। देखिएगा बड़ा बड़ा सीट मेटल को या बड़े बड़े लोहा को जोड़ने के लिए वेल्डिंग कहते हैं। ब्रेजिंग से ऊपर जो प्रक्रिया होता है वो वेल्डिंग होता है। तो सोल्डरिंग जो द्वारा बनाया गया जोड़ होता है वो ब्रेजिंग से क्या होता है कि कमज़ोर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ब्रेज जोड़ से कमज़ोर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन था आप लोगों को वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग चैप्टर में। और भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से संबंधित तो हम आप लोग को करा देंगे। तो आज का क्वेश्चन, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त भाई के पास शेयर कीजिएगा और अपना राय जो भी होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।